बच्चे अस्थमा की कंडीशन में क्रिटिकल से क्रिटिकल आते हैं। बच्चे मतलब ऐसे भी मैंने देखे 3-3 6-6 महीने में क्लियर होके वापस जा रहे हैं और उनको दोबारा कभी ज़रूरत नहीं पड़ रही। तो मतलब आपके पास ऐसे पेशेंट है जो छोटे बच्चे हैं और उनके अस्थमे के पंप छूटे हैं? 1-1 महीने में बम्प छूटे हैं। तो मैं चीज़ें बता रही हूँ बच्चों में, बड़ों में, जो भी अस्थमा का पेशेंट है सब में वैलिड है, बस डोज़ का अंतर रहेगा। जो आपके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, डेली सुबह उठ के बच्चों को 2 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं, उसको घिसा, ठीक है? और बच्चे को बोला धीरे-धीरे करके चाट और अंदर निगल जा, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये इसका बनाने का प्रोसेस सेम है, बस डोज़ वेरी करेगी, वो मैं बताऊँगी आपको। 100 ग्राम आपको बादाम लेने हैं, ठीक है? 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है। 10 ग्राम आपको सफ़ेद काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च भी 2 तरह से होती है, एक ब्लैक होती है और एक सफ़ेद कलर में होती है। और 20 ग्राम आपको मिश्री लेनी है धागे वाली, जिसको मटका मिश्री बोलते हैं। इन सबको पीस के इनका पतला जो है बिल्कुल एक पाउडर बना के एक डिब्बे में रखना है। 5 साल तक के बच्चे को आपको क्या करना है, आधा-आधा चम्मच यानी 2-2 ग्राम इतना-इतना रोज़ सुबह-शाम उसको देना है खाने के लिए, ठीक है? और गुनगुना पानी उससे पीना चाहे तो वो पी सकता है, ठीक है? 5 साल से 10 साल के बच्चे में सुबह आप आधा चम्मच दोगे, रात को 1 चम्मच दोगे और जो उससे ऊपर के हैं उनको सबको 1-1 चम्मच सुबह-शाम उनको लेना है लगभग 1-2 महीने लगातार, ठीक है? और उसके बाद आप डिफरेंस फ़ील करेंगे कि कितना डिफरेंस है। तुलसी के पत्ते 5 साल से 10 साल के बीच में आपको 3 पत्ते लेने हैं और 10 से ऊपर की कितनी भी उम्र के बच्चे हैं उनको आपको 5 पत्ते लेने हैं। ये सबसे अच्छा काम करेगा। छोटे बच्चे जो है ना उनमें आप सिंपल एक काम कर सकते हो बच्चों में, आयुर्वेद में स्वर्ण प्राशन बताया गया है। स्वर्ण प्राशन पुष्यानुग नक्षत्र से स्टार्ट किया जाता है। जब बच्चा 1 महीने से लेके 1 साल तक का होता है, हर महीने 1 दिन आता है जब पुष्यानुग नक्षत्र का होता है। उसमें डेली सुबह बच्चे को खाली पेट 1-1 बूंद उसके चटाओ। स्वर्ण प्राशन में स्वर्ण भस्म का इस्तेमाल किया जाता है ब्राह्मी घृत या पंचगव्य में, ठीक है? और आप उसे 12 साल की उम्र तक दे सकते हो बच्चों में। बहुत अच्छा काम करता है, तो बच्चों में जो ये कॉम्प्लिकेशन है, उसके ऑल ओवर वेल-बीइंग में, वर्ण में, बुद्धि में, सब चीज़ों में बहुत अच्छा वर्क करता है। तो मैम आपका धन्यवाद। तो थैंक यू उम्मीद सो करता मच। हूँ जो आपके पेशेंट जो हील हुए हैं, जो क्योर हुए हैं, उनकी वीडियो से भी लोग मोटिवेट होंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आपको भी कोई हेल्थ की प्रॉब्लम है और उसका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट मैम से लेना चाहते हैं, तो मैम की कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगी। मैम आपको प्रणाम और स्वागत है। थैंक यू सो मच। आयुर्वेद में ना इसका बहुत अच्छा वर्णन किया गया है। श्वास रोग के अंतर्गत हम हमेशा बोलते हैं कि हमारी नाभि से लेके हमारे कंठ तक का जो बीच का स्थान है या हमारे हृदय तक का स्थान है, ठीक है? ये हम एक पित्त के साथ रिलेट करते हैं, लेकिन हमारे हृदय से ऊपर का जितना भी हम श्वास रोग के अंतर्गत लेते हैं। और बच्चों में ना पिछले कुछ टाइम से बहुत कॉमन हो गया। बच्चे सुबह उठ रहे हैं, छींकें बंद नहीं हो रही, नाक बहना बंद नहीं हो रहा, गले में उनके बलगम गिर रही है, इरिटेशन है, बच्चों की इम्यूनिटी बहुत वीक है, ब्रीदिंग में दिक्कत है, ब्रेथलेसनेस है। छोटे-छोटे बच्चे हैं बेचारे स्कूल जा रहे हैं, मम्मियाँ सुबह पंप दे रही हैं, दोपहर को, रात को, बहुत कॉमन आ गया। और इन सारी चीज़ों को सोच के हमारी चरक संहिता में, हमारे भाव प्रकाश निघंटु बहुत सुंदर वर्णन किया गया है इन चीज़ों का। लेकिन वही है कि हम हमेशा इंस्टेंट की तरफ जाते हैं। तो आज मैं आपको बेस्ट और परमानेंट सॉल्यूशन बताने वाली हूँ, जहाँ एक मिथ है कि अस्थमा को आप खत्म नहीं कर सकते, ब्रोंकाइटिस को आप खत्म नहीं कर सकते, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस को, साइनस को। बट मैं ये कहूँगी कि आप बिल्कुल खत्म कर सकते हैं, ठीक है? अगर 100 लोग हैं ना, तो मैं ये कहूँगी 90-95 तो खत्म हो जाएगा। 5% अगर किसी की बॉडी रिस्पॉन्स ना करे तो अलग बात है। छोटे-छोटे बच्चे, ठीक है? अब क्या है, उनमें अस्थमा ज़्यादा कॉमन क्यों होने लगा है? कुछ तो जेनेटिकली पास ऑन हुआ, ठीक है? कुछ में इम्यूनिटी वीक रही, उनकी मदर ने उतनी ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराई। इसलिए कहा जाता है कि ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब क्या हो गया, मदर्स अपनी फिगर को लेके, अपने वेट को लेके, बॉडी को लेके, फिज़िक बहुत कॉन्शियस हो गई। जहाँ बच्चों को पहले 1-1, 2-2 साल ब्रेस्ट फीडिंग कराई जाती थी, वहाँ बच्चों को अब आर्टिफिशियली ऊपर से दूध पिला रहे हैं, बाहर का दे रहे हैं, सेरेलैक दे रहे हैं, मतलब तरह-तरह की चीज़ें देना स्टार्ट कर दिया। तो कहीं न कहीं बच्चे की नींव तो वहीं से रख दी जाती है। फिर पेरेंट्स फेस करते हैं तो उन्हें समझ नहीं आता क्या करें, ठीक है? पंप दे रहे हैं, नेबुलाइज़र दे रहे हैं, ठीक है? और कुछ-कुछ तो ड्रग्स इतनी कॉमन हो गई है, मैं नाम तो नहीं ले सकती, पर वो ऐसा है कि बच्चा अगर ले ले तो वो स्लीप एक मतलब वो उसमें ही चल रहा होता है, जैसे हम बोलते हैं टेर में चल रहा होता है या नींद में ही चल रहा होता है वो पूरा। तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि बच्चे के आहार और विहार,
क्या वो खा रहा है और क्या कर रहा है, उसका आपको रूटीन चेंज करना है। जैसे कि आप उसे प्योर गेहूं दे रहे हो तो आप मल्टीग्रेन पे शिफ्ट कर दो, सारी जिंदगी के लिए नहीं, कुछ वक्त के जब लिए। तक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम है जब तक, ठीक है। उसके खाने में से दूध दही ये सब बंद कर दो, क्योंकि आपके फेफड़े हैं, हम्म, ठीक है, उसमें एल्वुलाए हैं, उनकी मूवमेंट है। अब बच्चा सांस ले रहा है, लेकिन जब वो छोड़ रहा है फोर्सफुली, या फिर क्या हो रहा है, नोज पूरा ब्लॉक है, सांस ही नहीं आ रहा नाक से, ब्रीदिंग ही नहीं हो रही, सोते सोते टाइम बिस्लिंग साउंड, पूरी इस तरह की साउंड आ रही है, कई बार ऐसे साउंड आ रही है, कई बार प्रॉपर बिसल्स आ रही है, ठीक है, फिर छाती पे बच्चा थोड़ा सा खेल के आ रहा है, ये सारी चीजें आ रही हैं, ये ऑलरेडी हैं। अब मैंने पंप दिया, अंदर गया, एकदम से जो ब्लॉक था खुला, फटा, एकदम से फिर बंद हो गया। तो एक टाइम पे आके आपकी वो इलास्टिसिटी भी कम होना शुरू हो जाती है। तो आयुर्वेद क्या बोलता है कि आप मेरे पास आओ और ठीक होके चले जाओ। तो सबसे पहले इसमें आपके जो घर की होम रेमेडी है वो ये है, और ये जो मैं चीजें बता रही हूँ बच्चों में बड़ों में जो भी अस्थमा का पेशेंट है सब में वैलिड है, बस डोज का अंतर रहेगा। जो आपके बच्चे 10 साल से कम उम्र के हैं, डेली सुबह उठ के बच्चों को 2 पत्ते आपने तुलसी के लेने हैं, उसको घिसा, ठीक है, और बच्चे को बोला धीरे धीरे करके चाट और अंदर निकल जा, पहला काम। दूसरा काम आपको क्या करना है, ये इसका बनाने का प्रोसेस सेम है, बस डोज वेरी करेगी, वो मैं बताऊंगी आपको। 100 ग्राम आपको बादाम लेने हैं, ठीक है, 50 ग्राम आपको काली मिर्च लेनी है, 10 ग्राम आपको सफेद काली मिर्च लेनी है। काली मिर्च भी दो तरह से होती है, एक ब्लैक होती है और एक सफेद कलर में होती है। और 20 ग्राम आपको मिश्री लेनी है धागे वाली, जिसको मटका मिश्री बोलते हैं। इन सबको पीस के इनका पतला जो है बिल्कुल एक पाउडर बना के एक डिब्बे में रखना है। 5 साल तक के बच्चे को आपको क्या करना है, आधा आधा चम्मच यानी 2-2 ग्राम, इतना इतना रोज सुबह शाम उसको देना है खाने के लिए, ठीक है। और गुनगुना पानी उससे पीना चाहे तो वो पी सकता है, ठीक है। 5 साल से 10 साल के बच्चे में सुबह आप आधा चम्मच दोगे, रात को 1 चम्मच दोगे, और जो उससे ऊपर के उनको सबको एक एक चम्मच सुबह शाम उनको लेना है, लगभग 1-2 महीने लगातार, ठीक है। और उसके बाद आप डिफरेंस फील करेंगे कि कितना डिफरेंस है। तुलसी के पत्ते 5 साल से 10 साल के बीच में आपको 3 पत्ते लेने हैं, और 10 से ऊपर की कितनी भी उम्र के बच्चे हैं उनको आपको 5 पत्ते लेने हैं। ये सबसे अच्छा काम करेगा। लेकिन हम हमेशा बोलते हैं कि जो हमारा ये वाला हिस्सा है, जो हमारे नाक नाक है, नासा, ये हमारे पूरे ब्रेन को, नर्वस सिस्टम को ये पूरा कंट्रोल करता है, और एट द एंड पूरी बॉडी यहीं से चल रही है। कभी भी हमें कुछ धसका लगता है, कुछ भी, या हम कुछ ऐसी स्मेल लेते हैं, नाक से जाके पूरी बॉडी में चले जाता है, गले में भी उतरती है वो चीज, होता है ऐसे। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, देसी घी लेना है, उसकी एक एक बूंद नाक में डालनी है। जैसे नाक में डाली, फिर ऐसे 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 मालिश कर दी, फिर इधर नाक में डाली, ऐसे ऐसे पूरा उसमें मालिश कर दिया, ठीक है। और फिर 5 मिनट फेस कवर करके आप लेट गए। हम्म, सुबह शाम करना है, इसको हम बोलते हैं प्रतिमर्श नस्य, जो आपको घर पे फॉलो करना है और खुद से करना है। आप लोग देखेंगे कि इवन जो बच्चा नेबुलाइजर ले रहा है ना, उसकी फ्रीक्वेंसी कम होने लग जाएगी, जो पंप ले रहा है वो। अब इसमें बादाम के गुण अलग हैं, आपकी बहुत सारी विटामिन की डेफिशिएंसी पे काम करेगा, ब्रोंक्योल्स एल्वोलाई पे काम करेगा। काली मिर्च का काम है तीक्ष्ण, स्क्रैपिंग, वो अंदर से उसको खुरेदेगा जो कफ जमा है। मिश्री का काम है मीठा है, लेकिन मटके वाली वो, मीठा हम बोलते हैं जनरली कफ बढ़ाते हैं, तो कफ तो बढ़ा हुआ है, लेकिन जो वो खुरेद रहा है, जो अंदर चिपका है, मिश्री को इसलिए डाला जाता है कि वो उसको, और वहां से वो जितना खुरेदा है उसको निकाले, जमता जाए और वो बाहर की तरफ निकले। तो इसलिए बादाम, काली मिर्च और मिश्री का इस्तेमाल किया जाता है। तुलसी के पत्ते जो हैं, ऑक्सीजन भी रिचेस्ट है, और वैसे भी वो बहुत अच्छा काम करेंगे। तो ये आप फॉलो करो, फिर आप लोग देखना कितना चेंज है। और ऐसा कभी नहीं है कि आज अस्थमा है तो आप जिंदगी भर उससे चलोगे, आप अस्थमा को खत्म कर सकते हो। इसमें आयुर्वेद में नस्य, धूमवर्ती, इनका बहुत अच्छा इस्तेमाल किया गया है, और मतलब इनका वर्णन किया गया है। आप पंचकर्मा में प्रोसीजर लो, बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा। और जो लोग बड़े भी हैं, ठीक है, जो बहुत सारी एंटी हिस्टामिन ड्रग्स पे डिपेंडेंट है, आप उनको इजीली छोड़ के, नेबुलाइजर को छोड़ के, पंप को छोड़ के, और कई बार तो ऐसा होता है कि उनको इतनी स्ट्रॉन्ग स्टीम देनी पड़ती है, कई बार तो ऐसा होता है कि स्टीम देनी पड़ती है या हाईली ड्रग्स देने पड़ते हैं,
आप इजीली सारी चीजों को छोड़ के क्योर कर सकते हो। मैम आपने देसी घी बताया था, हम्म, तो वो हल्का गुनगुना करके डालना है नाक में या ऐसे ही डाल सकते हैं? हल्का सा गुनगुना तो घी, इतना करे कि जो लगे ना। लगे नहीं। हाँ, देसी घी का इस्तेमाल सबसे बेस्ट, और पुराना, और गाय का, तो जितना जितना पुराना पुराना उतना मिले अच्छा, उतना अच्छा। प्योर हो और गाय का तो हाँ, अच्छा है। प्योर। और लोग बोलते हैं कहाँ मिलेगा, पंसारी के पास मिलता है। हाँ मिल जाता है इजीली, पर थोड़ा कई कभी कभी कुछ जगहों पे थोड़ी मेहनत लगती है हाँ, प्योरिटी के लिए, लेकिन मिल जाता है। और मिल मैम कई लोग कहते हैं कि जैसे सरसों का तेल, बादाम का तेल, तिल का तेल, नारियल का तेल, तो क्या कोई तेल भी यूज कर सकता है अगर उसको बाई चांस घी नहीं मिल पा रहा है? नहीं, तेल यूज इसलिए नहीं करना, बादाम का आप कर सकते हो, बट हमें कफ को निकालना है, और घृत की वो प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इजीली उसको पुश करेगा, हम्म, इसलिए हम घृतम का इस्तेमाल करते हैं। फिर इसमें क्या करना है, जो बच्चे हैं जिनमें छाती में हमेशा, पेरेंट्स यहाँ देखेंगे उनकी छाती सोते सोते फूल रही है, फूल रही है। और कुछ कुछ बच्चों को स्लीप एपनिया का भी इशू होता है। हम्म, ठीक है, सोते सोते एकदम से उनका सांस रुक जाता है। ठीक है, तो वहां पे आपको क्या करना है, या वीजिंग साउंड्स हैं, मतलब एक अलग सी बिस्लिंग साउंड है, सीटी की आवाज आ रही है, हवा की आवाज आ रही है, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, देसी घी गरम करना है। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हींग डालना है, हल्का सा, हल्की सी अजवाइन, और उसको अच्छे से भून लो। और जब बच्चा सो रहा है रात को, उसके गले से लेके चेस्ट पे अच्छे से मालिश कर दो, नाभि के अंदर भी, और पूरी बैक पे भी। इससे भी बहुत अंतर आता है, ये अंदर जो कफ जमा होता है ना उसको हाँ निकालता है। जैसे लोग विक्स लगाते हैं ना, हाँ, ऐसे ही ये लगाना बस, है। मैं बस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहती, पर आप उसकी जगह पे इसको लगाओगे हाँ, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और देसी इलाज और परमानेंट इलाज। और मैम जैसा आपने बताया था ना कि नस्य भी दिया हम्म, जाता है, बहुत से लोग स्टीम लेते हैं, हम्म। तो क्या ये नस्य और स्टीम फायदेमंद होती हैं? देखो, नस्य तो बहुत इफेक्टिव है, स्टीम भी है, पर ऑलरेडी किसी को ऑक्सीजन की डिमांड कम है, सफोकेशन है, वो स्टीम लेगा ना, कुछ टाइम तो खुलेगा, पर और सफोकेशन कई बार होना स्टार्ट हो जाती है। तो हम जनरली बहुत कम प्रेफर करते हैं। नस्य में इमीडिएट स्टीम नहीं होता, नस्य में क्या होता है कि हल्की सी स्टीम, नोज से इनहेल करना। अस्थमा में भी आप कभी भी स्टीम लेना, 3 बार कर लिया, फिर थोड़ा गैप लो, फिर करो नोज से इनहेल, माउथ से एक्सहेल, तो ज्यादा अच्छा, बेनिफिशियल तो थोड़ा रहेगा। गैप लेके। गैप लेके, तो आपको वो जो सफोकेशन हो रही है, आंखों के आगे एकदम अंधेरा आना, घबराहट होना, वो नहीं होगा, क्योंकि लैक ऑफ ऑक्सीजन है वहां पे। ये चीज आप कर सकते हो। फिर नशे में क्या होता है, ऑयल डालना, जो आपके ये मरम है, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, यहाँ का, जो मरम है उनको प्रेशराइज किया जाता है, धूमबत्ती बनाई जाती है, उससे धूम्रपान करवाया जाता है, जैसे हम धूमपान करते हैं। हाँ, तो बहुत सारे प्रोसीजर हैं, बट मैं ये कह सकती हूँ कि जब मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट किया था, छोटे छोटे बच्चों की हालत देख के किया था, और धीरे धीरे करके उसमें मतलब इतना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता रहा कि आज जो भी बच्चे अस्थमा की कंडीशन में क्रिटिकल से क्रिटिकल आते हैं, बच्चे मतलब ऐसे भी मैंने देखे 3 3 6 6 महीने में क्लियर होके वापस जा रहे हैं, और उनको दोबारा कभी जरूरत नहीं पड़ रही। तो मतलब आपके पास ऐसे पेशेंट है जो छोटे बच्चे हैं और उनके अस्थमे के पंप छूटे हैं, 1 1 महीने में बम्प छूटे हैं। तो उसकी वीडियो तो आपको मेरे से शेयर हाँ, करनी चाहिए। वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले आपने अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करवाया था या फिर अपने बेटे का? पहले इसका बेटे का ट्रीटमेंट स्टार्ट कराया था, साथ में ही मैंने दोनों ट्रीटमेंट अपने लिए थे, अच्छा, अपने बेटे का भी और अपना भी। कितने टाइम पहले स्टार्ट हुआ था इनका ट्रीटमेंट? इनका भी यही 3 4 मंथ 3 4 जी मंथ्स जी पहले। जी। तो 3 महीने में इनके अस्थमा में कितना परसेंट बहुत छूटा है? सर, बहुत रिलीफ हो गया है। 100, मैं बोलूँ 100% में तो 100% रिलीफ हो गया है मेरे सिर्फ बेटे को। 3 महीने के जी। अंदर? और जो वो डॉक्टर्स जो कहते थे कि ठीक हो ही नहीं सकता, आपने क्या रिपोर्ट्स इनकी और भी डॉक्टर्स से कंसल्ट करवाई थी, जैसे मुजफ्फरनगर के बाहर? जी, तो सब यही कहते सब थे। यही बोलते थे कि भाई टाइम के साथ ही ठीक होगा, ऐसे ठीक नहीं होगा, अच्छा मैम एक इसको सवाल, अंदर ही ब्रीदिंग प्रॉब्लम है। अच्छा एक इसलिए सवाल मैं आपसे पूछता हूँ, बुरा मत माना, आप जी। जिनसे जिन डॉक्टर्स के पास गए थे तो उनको कितने कितने साल का एक्सपीरियंस होगा? कम से कम भी 30 से 35 साल 35 35 साल बहुत के एज के एक्सपीरियंस डॉक्टर है वो, वाले, जहाँ पे इसका ट्रीटमेंट और चलवाया अच्छे डॉक्टर है, मतलब उनका नाम है अच्छा। जी। तो उस बिल्कुल टाइम जी। पे क्या आपको पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने ऐसा बोला है कि बच्चा ठीक हो सकता है? यकीन नहीं हुआ था सुन के यकीन नहीं हुआ था, कि बिल्कुल। ऐसा हो सकता है, क्योंकि सबने बोला था कि वो 13 14 साल की एज तक उसको प्रॉब्लम वो ऐसी ही रहेगी। और दिन में आप कह रहे हो 3 3 तीन बार, 3 4 4 बार निबुलाइजर देना पड़ता था तो इसको। बच्चे की स्टडी पे इम्पैक्ट हो रही थी? बहुत होती थी सर। स्कूल जा पा रहा था बच्चा? नहीं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं। स्कूल भी नहीं जा पा स्कूल रहा वाले था? घर भेज देते थे जब इसकी तबीयत इतनी खराब होती थी।
तो आप उसका लोगों फेस ने बिल्कुल लाल हो जाता था जब इसको खांसी आती थी। आप लोगों ने इतना स्ट्रेस बहुत बहुत स्ट्रगल किया झेला इसके है। साथ। क्योंकि ठीक है। मेरे बेटे को सर 2.5 महीने जब वो पैदा हुआ था उसके 2.5 महीने बाद से ही उसको खांसी जुकाम हुआ था। ठीक है। और वो खांसी जुकाम ऐसा में हमने पूरे गुड़गांव में जितने बेस्ट से बेस्ट डॉक्टर है ना उस टाइम पे सर ठीक है। सबको दिखाया लेकिन बेटा ठीक नहीं हुआ। ठीक है। फिर उसके बाद जैसे धीरे धीरे गर्मी आई तो बच्चा हो गया अपने आप ठीक, लेकिन 2.5 महीने से लेकर अब मेरा बेटा 13 साल का है, हाँ, उसका नेबुलाइजर हाँ, आज तक नहीं छूटा था सर, चाहे गर्मी हो चाहे चौमासा हो चाहे सर्दी हो। ठीक है। मतलब उसको महीने में 20 दिन नेबुलाइजर, 10 दिन वो ठीक रहता, 20 दिन नेबुलाइजर, 10 दिन वो ठीक रहता। ठीक है जी। और अब जैसे हमने उसका पिछले मई से ही 2023 के मई से स्टार्ट किया ट्रीटमेंट यहाँ पे। ट्रीटमेंट यहाँ पे। ठीक है। अब मेरा बेटा मतलब बिल्कुल सही है। ट्रीटमेंट के दौरान हमें सिर्फ 2 बार नेबुलाइजर देना पड़ा था उसको, ठीक वो है। भी मैम से पूछ के ही दिया। ठीक है। उसके बाद पूरी सर्दी निकल गई, हमने उसको कोई नेबुलाइजर नहीं दिया। हाँ जी और आपने गुड़गांव में बड़े से बड़े डॉक्टर बड़े से डॉक्टर को दिखा लिया था सर उसका, क्योंकि सब डॉक्टर तो यही बोल देते हैं मैम ये तो इसको रहेगा ही और नेबुलाइजर तो इसको लगेगा ही। अब तो जैसे मार्च 2023 का जब गया उन डॉक्टर ने बोला इसको अब अस्थमा पंप चालू कर दो क्योंकि अभी बड़ा हो चुका है। अच्छा। मैंने तो बोल दिया भाई हम अस्थमा पंप चालू नहीं करेंगे क्योंकि ये तो एक आदत पड़ जी जाएगी बिल्कुल। हाँ जी। और फिर बच्चे का भविष्य अभी तो छोटा ही है, हाँ। पूरी जिंदगी कहाँ तक का पंप रखेगा अपने साथ में। बोले नहीं मैम ये तो आपको रखना ही पड़ेगा, उन्होंने मुझे बोल दिया था सब जी बात। ठीक है। और मैडम की दवाई से अब उसको नेबुलाइजर नहीं लगा है, नेबुलाइजर बिल्कुल बंद हो बिल्कुल नहीं चुका लगा। है। और डॉक्टर्स ने बिल्कुल मना कर दिया था। हाँ और जी आपके बेटे में भी आपके बहुत पैसे लगे होंगे क्योंकि आपने सर बहुत 2.5 महीने से मैं बोल रही हूँ, वो 2.5 महीने का था ना तब से ही वो इस चीज की दवाई खा ही रहा था, नेबुलाइजर एंटीबायोटिक। बच्चा पैदा हुआ तभी इतना गोरा था सर, और जब से वो बीमार हुआ ना उसका रंग में भी फर्क पड़ गया, नहीं तो अच्छा। बिल्कुल सफेद। सर अब हम भी बहुत खुश है, बच्चा अच्छे से खेलता है भागता है दौड़ता है, नहीं तो पहले तो वो खेलता था ना सर उसको सांस फूलने लग जाता था। जी। और बच्चा कहता है मैं तो बनूंगा उसमें फौज में जाके ऑफिसर, मगर भाई ट्रेनिंग में ही आप जाओगा तू तो। नहीं चलिए ठीक है। देखो इसमें ना एक चीज और भी आती है, जैसे आप लोग बोलते हो आप एक पेशेंट की दिखा रहे हो 2 की। देखो हर पेशेंट ना कंफर्टेबल भी नहीं होता अपनी उसके लिए प्राइवेसी के लिए। अब हमारे कितने पेशेंट है, जब हमने इंस्टा लाइव स्टार्ट किया था ना अपने पेशेंट्स का, बिल्कुल हमने बोला कि अब लाइव करते हैं, हाँ तो हमने 30-40 लाइव किए। उसके बाद ना पेशेंट्स को थोड़ा सा अपने प्राइवेसी को लेके हो गया, उसके बाद ना पेशेंट अग्री नहीं हाँ, करते, लोग नहीं मानते नहीं क्योंकि जो मानते। लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मान लीजिए किसी को पीसीओडी या हाँ इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम है तो वो नहीं आते हाँ, कैमरे के आगे। इसलिए ना हमारे ज़्यादा आपको स्किन के तो फिर भी मिल जाएँगे। पीसीओडी, इनफर्टिलिटी पे बहुत कम मिलेंगे, लोग ना इतना ओपनली बताते नहीं। और इनफर्टिलिटी में तो ऑब्वियसली जिसको इतने साल में बच्चा हो रहा है ना, वो कहता है मैं जब तक डिलीवरी नहीं होगी ना, मैं बोलूँगा ही नहीं। तो अभी मैंने मतलब जो मेरे ऐसे केसेस थे ना, उनको मैंने अभी बोला है, तो उनकी जिन-जिन की अब डिलीवरी होती जा रही है ना, तो मैंने उनको बोला आप अपना बच्चा लेके आओगे और उसके साथ मेरे साथ पॉडकास्ट शूट करोगे। हाँ, ये भी है। तो अभी मेरे 5 पेशेंट इसमें लाइन अप हैं। तो मैम ये आपने जो हमें अस्थमा के लिए कुछ होम रेमेडीज बताई हैं, हुँ, इसके साथ साथ मैम खान पान का बहुत ध्यान रखने की जरूरत बिल्कुल, होती है। है। कब मतलब जो आप हर बार वीडियो में बताते हैं ऋतुचर्या और दिनचर्या, दिनचर्या। तो बच्चों के लिए किस लाइफ स्टाइल को कैसे फॉलो किया जाए और उनके खान पीन में किस तरह का परहेज करा जाए? जो भी एस्थमेटिक बच्चा है या बड़ा है, दूध, दही, डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल बंद कर दो कुछ टाइम के लिए, बिल्कुल मतलब ना, हम्म, ठीक है? कफ-वर्धक हमें लेना ही नहीं है कुछ भी उसमें। दूसरा, बासी खाना। हमारे क्या हो गया है कि टाइम की शॉर्टेज की वजह से कल रात का बना है, अगली रात को खा रहे हैं। हम्म, बार-बार गरम करके खा रहे हैं, वो भी फैक्टर है। और ये तो नॉर्मली हमें भी है। मतलब आयुर्वेद में तो ये कहा गया है कि जो खाना आपका 3 घंटे के अंदर बना है, आप उसको खाओ। हाँ, बार-बार गरम मत करो, उसके गुण खत्म होते हैं। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है। और अगर आपको गेहूँ भी बच्चे को देना है, तो उसमें से जो उसका बूरा होता है, ब्रैन, वो मत निकालो। उसकी रोटी दो, बहुत अच्छा काम करेगा। हल्का खाना, ठीक है? लघु मील और जो पच जाए। बच्चे को ज़बरदस्ती मत करो, जितना उसका खाने का मन है उतना दो, उससे थोड़ा कम दो, चाहे बार-बार दे दो। ठंडा पानी नहीं पीना, बहुत ज़्यादा एसी में नहीं रहना। आज के टाइम में कुछ परहेज किया, सारी ज़िंदगी का सुख है। आप सोचो जिनकी ज़िंदगी अभी शुरू हुई है, अगर आज ही हम उन्हें दवाइयों पे डाल देंगे, तो उनके की आगे की लाइफ़ कैसी चलेगी? कहते हैं 1-2 साल की मेहनत और जिंदगी भर का आराम। बिल्कुल, ये चीज़ सब पे इम्प्लीमेंट होती है, हम पे भी। हम्म, आज कुछ दिन की मेहनत और ज़िंदगी भर का सुख, हाँ या ज़िंदगी भर तड़पते रहो, आज मेहनत मत करो। हाँ। तो वो हमारी ऑप्शन है। मैम आपने दूध और दूध के प्रोडक्ट बंद करवाए, लेकिन अब लोग यही कहेंगे बच्चे बच्चों कमज़ोर की तो हो हाँ, जाएँगे। बच्चों की तो प्राइमरी डाइट और न्यूट्रिशन के लिए दूध ही जरूरी होता है। अब वहाँ पे जैसे बहुत सारे
वीगन प्रोडक्ट्स में जैसे आते हैं, आलमंड मिल्क है, कोकोनट है, वो आप उसका सब्स्टिट्यूट उन्हें दे सकते हो, सोया मिल्क है वो दे सकते हो, मतलब वीगन उस पे जा सकते हो, तो और ऐसा दूसरी कोई बात ये भी है कि अगर आप मार्केट से आलमंड मिल्क ये सब खरीदेंगे कॉस्टली भी पड़ते हैं और घर में बनाना बहुत बहुत ईजी है। ईज़ी है। देखिए, पता है क्या? वही तो चीज़ है हिमांशु, हम इंसान ना एफर्ट नहीं करना चाहते। मेरे को ऐसा लगता है कि एक वक़्त ऐसा आएगा कि रोबोट हो जाएँगे आपको खाना खिलाने के लिए भी और इंसान काम करेगा। हर चीज़ और बच्चों का बीमार होने का भी यही ज़्यादा कारण है। आज के टाइम में ना पेरेंट्स क्या करते हैं, रोटी आगे रख देते हैं, मोबाइल हाथ में दे देते हैं। बच्चा खाना खा रहा है, देख रहा है, देख रहा है, देख रहा है। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है? तो हमें बस एक वो दिनचर्या को फ़ॉलो करना है, इन छोटी-छोटी चीज़ों में बदलाव लाना है, सब सही हो जाएगा। मतलब पैकेट वाले प्रोडक्ट में हम नुकसान भी करते हैं क्योंकि जैसे मैं आपने आलमंड मिल्क कहा, अब हम बाजार में खरीदने जाएंगे 1000 से 1500 रुपए में 1 किलो बादाम आराम से आ जाता है। हुँ, और लेकिन जब हम आलमंड मिल्क लेने जाते हैं तो मैम 350 रुपए 300 रुपए लीटर मिलता है हुँ, और उसमें किसी में 5% बादाम है, किसी में 10%, किसी में 12%। हुँ, तो मुझे लगता है घर पे बनाना ज्यादा हेल्दी रहेगा। बिल्कुल रहेगा। मैम आपने स्टार्टिंग में कहा था ना कि आजकल फल से भी बहुत प्रॉब्लम हो रही है हाँ, क्योंकि जूस लोग पी रहे हैं तो बहुत ज्यादा फ्रक्टोज है उसमें, हाँ, शुगर शुगर। ज्यादा है। अब अस्थमा के जो पेशेंट है उनमें के किसी तरह के फल को खाने से परहेज करना है, जैसे कि लोग कहते हैं कि आम हो गया, केला हो केला हो गया, गया कफ बढ़ाता जो है। कफ बढ़ाता है। मैंने आपको कहा ना कफ वर्धक कुछ टाइम का परहेज है, सिर्फ़ खाना वो देना है जो उन्हें पच पाए। और मैम फल कोई कहता है कि दिन में खा लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादातर लोगों को आदत है कि शाम के टाइम शादियों में गए या किसी फंक्शन में गए फ्रूट चाट खा रहे हैं और वो बच्चों को भी वही खिलाते हैं। तो क्या सूर्यास्त के बाद अगर अस्थमा का कोई पेशेंट फल खा रहा है तो कफ की प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ सकती है? सूर्य अस्त के बाद एक अस्थमा इंसान नहीं, हमें भी कुछ नहीं खाना चाहिए, जो आइडियली इंसान को फिट रहना है। रीज़न जैसे-जैसे सूर्य उदय होता है, तो हमारा वात बढ़ना शुरू होता है। दोपहर को पीक पे जाता है, पित्त बढ़ता है और शाम आते-आते तक कफ। लेकिन शाम को जब सूर्य अस्त होता है, कफ बिल्कुल पीक पे होता है, अग्नि मंद होती है। तो ऑब्वियसली अगर आप उसके बाद खाओगे कफ ऑलरेडी आपको कफज विकार है, तो वो और बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य अस्त तक आप फल तो शाम को मत दो, बच्चों में कफ बढ़ाएँगे। हल्का लघु आहार, सिंपल फूड, अच्छा, इजी टू डाइजेस्ट ईज़ी वाला। टू डाइजेस्ट। वैसे भी वो एग्ज़ाम्पल मतलब वो कहावत है ना कि ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग, हाँ। ठीक है? और डिनर लाइक अ बैगर, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। बट हम इंडियंस में ब्रेकफास्ट लाइक अ बैगर, डिनर लाइक ए सुपर किंग। हाँ। 9-10 बजे हमारी प्लेट लाओ और 11-12 बजे पोस्ट डिनर वो लाओ, 11-12 बजे। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं और इसलिए आज के टाइम में हम हेल्दी नहीं है। तो मैम धन्यवाद आपका। थैंक चलो आओ। पापा Papa. Papa.